नमस्ते। गोदान पेज नंबर 221 का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले यूट्यूब पर हम ये वीडियो उपलब्ध है पहले का पेज नंबर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पेज नंबर 221, गोदान, मुंशी प्रेमचंद। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ रहा। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाह दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए। पानी मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल हैं। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गया है, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी? नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया। मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंड पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई। वह धनिया को वह बराबर साहस देता जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ, रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छुपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुआ। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसी जी उठी, बेहाल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसे जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नहीं नहुं में समा गए थे। होरी ने कतार स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो रहा था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में दम हो तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुर से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़ आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा कर रो रही थी।
अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा। पगली है क्या? और क्या? अब न जाने कौन सा मुंह देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दय न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया, और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। दुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपने छाती से लगाकर मानो अपनी मातृत्व का पुरस्कार पा गई हो। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इन फटे हाल में भी रानी। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया और ना हुई थी उसका मन कहता था। गोबर कुशल से है, प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसका जीवन ही धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधी ली। तुम्हारा यह राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता मिर्च भाग गया, कोई डमरा डाकू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में था। और इतने नियारे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बखरा करने लगी थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोख रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, आज वह उसका बदला लेगी। आसमिया को देखकर वह महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उससे बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सब का सब एक साथ मुंह में डाल ले। यह झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए ऐना कंघी लाए हैं। भाभी, झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी न चाहिए, अपने पास रख रहे हैं। रूपा ने बच्चे को चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वह बैठ गया और चीज़ें निकाल कर हर एक को देने लगा, मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए। और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है। वह गांव भर में बेना बांटेगी। एक
गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हंडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद कर खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारदार थी, जैसे पटुश्री लाला के घर में पहनी जाती थी, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेगी। बड़े आदमी कितना महीन साड़ियाँ चाहे पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया। धनिया की साड़ी में एक पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा भी जौ का आटा सांझ के लिए संच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबाने पर कटती थी, मगर गोबर, अब वह गोबर थोड़े ही उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। उधर महीनों से साहुआइन एक पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा, पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुल दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया। मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है, छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोनू चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहना कर राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर झुनिया के मान मनोबल का विनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यह बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोजा न खबर ली कि मरती या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही था, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए है, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी। जुनिया, मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से नहीं उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेकर जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसी डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते, लेकिन दादा को भलमनसी में आ गया तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है। खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाजन के साझे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी
गर्मी यूं ही कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोल ले गए। यह डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे, 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूं न देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूँगा। वह उसी आवेग में चला था कि जुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पंचायतों ने 80 रुपये दंड के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई, कपड़े पहन करवाए, जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर दंड लगाने का अधिकार क्या है? कौन कहता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों की बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर फौजदारी में दावा कर दें तो लोगों के हाथों पर हथकड़ियाँ पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई है। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीखा उठा, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। दुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निबाह न हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं, देखता कैसे कोई क्या ढीला दंड लेता। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, नहीं घर से भागते ही क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, झुमरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उसके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बड़ी गर्मी चढ़ी है, साइड लाओ निकालो, देखूं कि इतने दिनों में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देगी तब तो। अम्मा क्यों ना जाने देगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊँगा उनका जस गाऊंगी। और तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो आज अक्ल कुछ काम नहीं करता। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? आपने भाग बखानों के मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ती थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता तो बेचैन हो जाते। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठा कर आप जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे की तंगी है। ऊँख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजदूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पिटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब
बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झुगरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गया। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झुंगरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया, न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झुंगरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मजे में तो रहे? कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हैकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी में व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल जाए, इससे भी बेसी नहीं। झुंगरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा न कमा पाते थे और यहाँ गंवार लौंडा तो 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे पर उस पर रोब जमा सकते थे? वड़ में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वड़ कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौंजी करके उनसे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में 2-3 आने भी नहीं मिलते। भवानिया उसके जेठे पुत्र का नाम था, को भी कहीं कोई काम नहीं दिला दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीम खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झुंगरी मन में ऐंठ कर रह गया। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर। सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना। भंग पी कर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है? गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किसी बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गर्मी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो दंड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता? क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर, कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है? दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को मरते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों में
मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं। उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने दंड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम कर लिए। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरम हो। बड़ा मुतगनी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। करिंदे से मिलकर असमियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं, एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकाले और पंचों में भद्र उड़ाई जाए। रुपया पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे, उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कतर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा भोला। गोई ले गए, भगवान उनका भला करें, लेकिन उनके रुपए भी तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। अब अगले दिन